हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की हमारी कहानी है 7 परियों की कहानी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और कहानी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। तो बहुत साल पहले एक राज्य में एक राजा रहा करता था जिसकी 2 बेटियां थीं। वह अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्यार करता था। राजा की छोटी बेटी चंदा दिखने में बहुत सुंदर थी। उसके जितनी सुंदर लड़की पूरे राज्य में कोई नहीं थी। और उसका स्वभाव भी इतना अच्छा था कि उसे अपनी सुंदरता पर तनिक घमंड नहीं था। धीरे धीरे राजा की दोनों बेटियां बड़ी हो जाती हैं। अब राजा को उन दोनों के विवाह की चिंता होने लगी थी। राजा ने सोचा कि मेरी छोटी बेटी इतनी सुंदर है, उसके लिए लड़का भी बहुत सुंदर होना चाहिए। राजा अपनी दोनों बेटियों का विवाह किसी दूसरे राज्य के राजा के बेटों से तय कराते हैं। राजा अपनी बेटियों का विवाह तय कर कर बहुत खुश थे क्योंकि उन्हें अपनी छोटी बेटी के लिए जैसा लड़का उन्होंने सोचा था वैसा लड़का उन्हें मिल गया था। बहुत ज्यादा सुंदर। राजा तो विवाह की तैयारियों में लग जाते हैं क्योंकि उन्हें अपनी बेटियों का विवाह बहुत धूमधाम से करना था। धीरे धीरे विवाह की तारीख नजदीक आ जाती है। राजा अपने महल के सारे कर्मचारियों से बोल देते हैं कि महल को बिल्कुल दुल्हन की तरह सजा दो। और हलवाई को जाके समझाते हैं, देखो मेरी बेटियों का विवाह है, खाने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। महल में विवाह की तैयारियां जोर शोर से चल रही थी। सब बहुत खुश थे। राजा के महल के पास एक पेड़ था जिस पर रोज रात को एक फूल खिला करता था। उस फूल को लेने के लिए परियां रोज आती थी। अब शाम हो चुकी थी। राजा का महल दिखने में अब और भी सुंदर लग रहा था, मानो जैसे आसमान की सारी चांदनी मिलकर राजा के महल पर ही आ गिरी हो। शादी की पूरी तैयारियां हो चुकी थी। सारे रिश्तेदार महल में आ चुके थे। राजा की दोनों बेटियां तैयार हो चुकी थीं और दोनों ही बहुत सुंदर लग रही थीं। लेकिन चंदा का तो कोई जवाब ही नहीं। आप सभी लोग मिलकर बारात का इंतजार कर रहे थे। और कुछ ही देर में दूसरे राज्य का राजा अपने बेटों की बारात लेकर आ जाता है। सभी लोगों की नजर छोटे राजकुमार पे पड़ती है जो कि चंदा का दूल्हा था। राजा के सभी रिश्तेदार चंदा और छोटे राजकुमार की जोड़ी के बारे में तारीफें करने लगे थे। कहने लगे कि राजा ने अपनी छोटी बेटी का विवाह कितने सुंदर लड़के से तय किया है। दोनों की जोड़ी बिल्कुल राधा कृष्ण जैसी लग रही है। दोनों साथ में बहुत अच्छे लगेंगे। यह सारी बातें सुनकर राजा की बड़ी बेटी को थोड़ा बुरा लगा। उसे लगा कि सभी लोग तो चंदा और उसके होने वाले पति के बारे में ही बातें कर रहे हैं, मुझ पर तो किसी का ध्यान ही नहीं है। सभी लोग मिलकर बारात का स्वागत करते हैं और यहाँ से शादी की सारी रस्में शुरू हो जाती हैं। सभी लोग चंदा और उसके पति को ही देख रहे थे। दोनों साथ में बहुत अच्छे लग रहे थे। सारी रस्में काफी अच्छे से होती हैं। अब जयमाला की बारी आती है। दोनों जोड़े एक दूसरे को माला पहनाते हैं। जयमाला के बाद सभी लोग खाना खाते हैं। खाना इतना स्वादिष्ट था कि सभी लोग बहुत तारीफ कर रहे थे क्योंकि राजा ने खर्चा ही इतना किया था। खाना खाने के बाद अब बारी आती है फेरों की। दोनों जोड़ों के फेरे भी काफी अच्छे से हो जाते हैं। फेरे होने के बाद छोटे राजकुमार को महल में काफी गर्मी लग रही थी, तो वे महल के पास एक पेड़ था, वहां जाकर थोड़ी देर खड़े हो जाते हैं। और यहाँ वे 7 परियां अपने उस फूल को लेने आती हैं। तो उनकी नजर छोटे राजकुमार पे पड़ती है। वे देखती हैं कि बहुत सुंदर राजकुमार उस पेड़ के नीचे खड़ा है। वह आपस में बातें करने लगती हैं और कहती हैं, ये देखो कितना सुंदर राजकुमार है। इतना सुंदर तो कोई परीलोक में भी नहीं है। ऐसा लग रहा है कि ये धरती के लिए तो बना ही नहीं है। हम इसे अपने साथ ले चलते हैं। वह सभी परियां मिलकर राजकुमार से बात करने के लिए आती हैं और कहती हैं, आप हैं कौन और यहाँ इस पेड़ के नीचे क्या कर रहे हैं। राजकुमार उन्हें बताते हैं कि मैं एक राज्य का राजकुमार हूँ और आज यहाँ मेरा विवाह है। परियां राजकुमार को परीलोक ले जाने की बात करती हैं। राजकुमार साफ इनकार कर देता है। तो इतनी सी बात पर सभी परियों को गुस्सा आ जाता है। वे राजकुमार को अपने जादू से मूर्छित कर देती हैं और अपने साथ ले जाने लगती हैं। रास्ते में वे सोचती हैं कि अगर हम इसे परीलोक ले गए तो वहां के राजा को हम क्या बोलेंगे। वे हमसे पूछेंगे कि ये है कौन, तो हम उन्हें क्या जवाब देंगे।
अब सभी परियां मिलकर ये फैसला करती हैं कि हम इसे परीलोक नहीं ले जाएंगे। हम इसे पास के जंगलों में ही एक कुटिया है, हम इसे वहां छुपा कर रखेंगे। और यहाँ राजा के महल में विदाई का समय हो रहा था, और विदाई के समय छोटा राजकुमार वहां था ही नहीं। सभी लोग उसे बहुत ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अगर वहां है ही नहीं तो मिलता कहाँ से। अब छोटे राजकुमार के माता-पिता को यह चिंता होने लगी कि वे अपनी बहू को क्या जवाब देंगे कि उसका पति कहाँ है। विदाई का मुहूर्त निकला जा रहा था, तो वह चंदा से जाकर कहते हैं कि तुम्हारा पति अपने घर जा चुका है। उसकी थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, तो उसने सोचा कि वह चला जाए। चंदा को ये बात थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन उसको विश्वास हो जाता है क्योंकि उसके सास ससुर जो बोल रहे थे। चंदा अपने ससुराल वालों के साथ अपने ससुराल आ जाती है, लेकिन वहां पहुंचने के बाद भी उसको उसका पति दिखाई नहीं देता। उसकी सास फिर से कोई बहाना लगा देती है और मामले को थोड़ा संभाल लेती है। इसी तरीके से काफी महीने बीत जाते हैं। तो चंदा ये फैसला करती है कि आज वह अपनी सास से खुलकर बात करेगी। चंदा अपनी सास के पास जाती है और उनसे बोलती है कि मम्मी जी, कितने महीने हो चुके हैं, आप कोई ना कोई बहाना हमेशा लगा देते हैं। आज आपको सच बताना ही होगा, आखिरकार आपके बेटे गए कहाँ। चंदा की सास रोने लगती है और चंदा को अपने बेटे के बारे में सारी बातें बताती है। बोलती है कि फेरों के बाद से ही मेरा छोटा बेटा नहीं मिल रहा था। सभी ने बहुत कोशिश करी, पता नहीं वह कहाँ चला गया। चंदा को इस बात से बहुत बुरा लगता है। और यहाँ चंदा की बड़ी बहन, जो कि अब चंदा की जेठानी बन चुकी थी, वह चंदा से आकर कहती है कि अब जब तुम्हारा पति ही यहाँ नहीं है, तो तुम यहाँ रहकर क्या करोगी। मेरे हिसाब से तुम्हें भी यहाँ से अब चले जाना चाहिए। चंदा को अपनी बड़ी बहन का यह बदला हुआ स्वभाव देखकर बहुत आश्चर्य होता है। वह अपनी सास से जाकर कहती है कि मम्मी जी, दीदी सही कह रही हैं, मुझे भी अब यहाँ से चले जाना चाहिए। मैं ही यहाँ रहकर अब क्या करूँगी। चंदा की सास चंदा को रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन चंदा किसी की नहीं सुनती। तो चंदा की सास अपने नौकरों से बोलती है, ये देखो, मेरी बहू को उसके मायके ही छोड़ के आना। मैं तुम्हें ये जिम्मेदारी सौंपती हूँ कि तुम चंदा को उसके मायके ही छोड़ के आना। यह मेरा आदेश है। अगर तुमने इस आदेश का पालन नहीं किया तो इसका अंजाम बुरा होगा और इसकी तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। चंदा की सास चंदा को काफी अच्छे से तैयार कर कर मायके के लिए भेज देती हैं। रास्ते में जाते हुए वह जंगल पड़ता है। अब चंदा उन दोनों से बोलती है कि तुम दोनों घर लौट जाओ, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। वह दोनों बोलते हैं कि महारानी ने हमें आपको आपके मायके ही छोड़ने के लिए कहा है। हम ऐसे बीच में से नहीं जा सकते हैं, हमें सजा मिल सकती है। चंदा उन दोनों से कहती है, ये लो, ये सारे मेरे गहने तुम रख लो और महारानी से जाकर झूठ बोल देना तुम मुझे मेरे मायके छोड़ आए। दोनों नौकर चंदा को बीच जंगल में छोड़कर चले आते हैं। उसी जंगल में उन परियों की वह कुटिया थी, जहां पर उन्होंने छोटे राजकुमार को छुपा रखा था। चंदा को आसमान में कुछ उड़ती हुई परियां दिखाई देती हैं, जो कि उस कुटिया की तरफ जा रही थीं। चंदा भी उनके पीछे पीछे चल देती है और उनके पीछे पीछे उस कुटिया तक आ जाती है और वह वहां पास में ही झाड़ियों में छुप जाती है, जिससे कि परियां उसे देख ना पाए। और जब सारी परियां वहां से चली जाती हैं, तो वह उस कुटिया के अंदर जाती है। वह देखती है कि वहां उसका पति है। वह बहुत ज्यादा खुश होती है। उसका पति भी उसे देखकर बहुत खुश होता है। चंदा अपने पति से यहाँ तक आने का कारण पूछती है। चंदा का पति उसे सारी बातें बताता है और कहता है, तुम्हारे महल के पास जो एक पेड़ था, वहां से ये परियां मुझे उठा कर ले आईं। चंदा का पति उससे कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ। अगर इन्होंने तुम्हें मेरे साथ देख लिया तो ये मुझे तो कुछ नहीं करेंगी, लेकिन तुम्हें ये नुकसान पहुंचा सकती हैं। चंदा अपने पति से कहती है कि मैं अब यहाँ से कहीं जाने वाली नहीं हूँ। अब मैं यहाँ से तुम्हें लेके ही जाऊंगी। रोज शाम को वह परियां उस कुटिया में आया करती थीं। उस समय चंदा उस कुटिया के आसपास ही छुप जाया करती थी और उनके जाने के बाद चंदा अपने पति के पास वापस आ जाती थी। एक दिन शाम को जब सारी परियां उस कुटिया में आती हैं, तो उन्हें शक होता है। वे कहती हैं कि मुझे ऐसा लगता है इस कुटिया में कोई आता है, हमें जगह बदलनी होगी। सारी परियां राजकुमार को बताती हैं कि आज शाम को 7 समुंदर पार एक पहाड़ है, हम तुम्हें वहां ले जाएंगे। इतना कहकर परियां वहां से चली जाती हैं।
अब राजकुमार अपनी पत्नी को बताता है कि आज शाम को सारी परियां मुझे 7 समुंदर पार ले जाएंगी। अभी भी समय है, तुम यहाँ से चली जाओ। चंदा फिर से मना कर देती है, कहती है मैं तुम्हें बिना लिए यहाँ से नहीं जाऊंगी। चंदा अपनी साड़ी का कुछ टुकड़ा अपने पति को देती है और कहती है जब वे परियां तुम्हें ले जाएंगी, तुम ये साड़ी छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर रास्ते में डाल देना। मैं इन्हीं के सहारे तुम तक पहुंच जाऊंगी। अब शाम को सारी परियां मिलकर राजकुमार को 7 समुंदर पार पहाड़ों पर ले जाती हैं। जैसा कि चंदा ने बताया था, राजकुमार बिल्कुल वैसा ही करता है और चंदा उन चिन्हों को देख देख कर उस पहाड़ पर पहुंच जाती है। वहां भी चंदा कुछ दिन तक रहती है, लेकिन कुछ दिन बाद परियों को फिर से शक होता है। वह कहती हैं कि मुझे लगता है जो चोर वहां आता था वह यहाँ भी आ चुका है। तो सारी परियां मिलकर यह फैसला करती हैं कि हम इसे परीलोक लेके जाएंगे। वहां के राजा से इसको हम छुपा कर रखेंगे। यह कहकर सारी परियां वहां से चली जाती हैं। चंदा का पति चंदा को बताता है कि अभी भी समय है, तुम यहाँ से चली जाओ। आज ये परियां मुझे परीलोक लेके जाएंगी, तुम वहां नहीं आ सकती। चंदा अपने पति से कहती है कुछ भी नामुमकिन नहीं होता है। एक काम करना, जब तुम उड़न खटोले पर बैठे होंगे तो अपना हाथ तुम नीचे लटका देना, मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर उड़ जाऊंगी। शाम को जब परियां राजकुमार को लेके जाती हैं, राजकुमार वैसा ही करता है जैसा कि चंदा ने उसे बताया था। वह अपना हाथ उड़न खटोले से नीचे लटका देता है। चंदा उसे पकड़कर लटक जाती है और परीलोक तक पहुंच जाती है। वहां जब वो परीलोक के राजा को देखती है तो वह सोचती है यही समय है परियों के सामने आने का। वह परीलोक के राजा के पास जाकर कहती है राजा जी, आपकी परियों ने मेरे पति को चुरा लिया है, कृपया मेरी सहायता करें, मुझे मेरा पति वापस चाहिए। राजा को जब इस बात का पता लगता है, वह सारी परियों को बहुत डांटते हैं और चंदा को उसका पति वापस लौटाते हैं और अपने सिपाहियों को भेजते हैं कि वे धरती पर उन दोनों को छोड़ कर आए। अब चंदा अपने पति को लेकर वापस अपने ससुराल आ जाती है और दोनों बहुत खुशी से रहने लगते हैं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर कर देना। आप लोग बिना सब्सक्राइब करे चले जाते हैं। और आपको कहानी कैसी लगी है ये मुझे कमेंट में बताइए और आगे आपको किस तरीके की कहानी चाहिए ये भी मुझे कमेंट में बताइए। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए राधे राधे।